अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे लग रहा है कि जो सर्दियां आ भी नहीं रही हैं और आना चाह भी नहीं रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी हुआ है आज। मैं ये सोच रही थी कि पूरे पाकिस्तान में तो सर्दी आ गई है, हमारे यहाँ सर्दी का ना माहौल बन गया है। सूरज देर से तुलू हो रहा है, जल्दी गुरूब हो रहा है, हम सब खांस रहे हैं लेकिन गर्मी नहीं जा रही। खैर, एक बात मेरे जहन में आज आ रही थी। सुबह में हस्बे मामूल मैंने सबसे पहले उठते ही फ़ोन उठाया और मैंने क्या किया, मैंने देखनी शुरू करी कि क्या क्या न्यूज़ है, क्या जो है वो दुनिया में क्या हो रहा है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ, बल्कि मुझे एक बड़ी मज़ेदार टर्म याद आई जो मैंने कुछ अर्से पहले पढ़ी थी। वो थी डूम स्क्रॉलिंग। हम सब की आदत है कि हम नेगेटिव न्यूज़ खोज खोज के कहीं से हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम सारे काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ, जब सुबह सुबह हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे तो क्या होता था, अखबार वाला आता था, अखबार डालता था और घर के बुजुर्ग उस अखबार को पढ़ा करते थे। एक दिन पुरानी खबरें बड़े मज़े ले लेके पढ़ते थे। फिर रात के 9 बजे वाला ख़बरनामा, खाना खाने के बाद सब फारिग हुए, उसके बाद सब बैठ गए और जो अब्बू हैं वो टीवी लगा के बैठ गए, वो ख़बरनामा देख रहे हैं और हम अपने बिस्तरों की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सैटेलाइट चैनल्स आए और हमारी आदत वो जो 9 बजे का ख़बरनामा और सुबह के अखबार वाली थी, वो हो गई हर घंटे पे हमें नई खबर चाहिए, हर वक्त सनसनी। और फिर जनाब आली हमारे हाथ में आया ये स्मार्टफोन और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स, जिसने हमें आदत डाल दी कि हमें हर मिनट पे जो है वो ख़बर चाहिए। अब हो क्या रहा है, जिस तरह की खबर, वैसे भी आप पता है हमारा दिमाग नेगेटिविटी ढूंढता है, हर वक्त हमें सनसनी चाहिए, कोई ऐसी खबर चाहिए जिससे हमारा दिल उदास हो और हम फिर हर लम्हा उसके बारे में बाखबर रहें। लेकिन उसकी वजह से एक नुकसान हुआ कि हमें मुस्तकिल ढूंढ के बुरी ख़बरें देखने की आदत पड़ गई है। आजकल फ़लस्तीन, उससे पहले यूक्रेन, उससे पहले कोविड, उससे पहले, और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे ही मसाइल का अंबार लगा हुआ है। लेकिन नुकसान क्या है इस चीज़ का? यार, हम बाखबर रहना चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि पूरा वक्त हम न्यूज़ देखें, लेकिन बाखबर होने में और एडिक्ट हो जाने में, इस चीज़ को समझे, ये नशा लग जाने में कि मुझे पूरा वक्त कोई ना कोई ख़बर देखती रहनी है, इसमें फ़र्क होता है। नुकसान ये है कि हमारा अच्छा वाला मूड होता है, हम कोई बुरी खबर देखते हैं, हमारा मूड, हम उदास हो जाते हैं, मूड ख़राब हो जाता है। और ये मूड सिर्फ हमारी हद तक महदूद नहीं रहता, हम अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है तो हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमारा बुझा सा दिल होता है, काम में दिल नहीं लगता और एक ऐसी फीलिंग आती है कि बस यार, इस ज़िंदगी में जी के करना क्या है, अब तो दुनिया ख़त्म ही होने वाली है। तो आज से कोशिश कीजिए कि ये जो आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इसको साइंसदानों ने कहा है कि डूम स्क्रॉलिंग कहलाती है। अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, हर 15 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि ख़बर चेक की जाए। और ये जो सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना, इनका एक एल्गोरिदम है, जो हम एक ख़बर देखते हैं, थोड़ी देर अगर हम 2-3 दफ़ा सेम ख़बर देख लें तो हमें सेम ही चीज़ें बार बार दिखाने लग जाता है। तो अपने आप को इस आदत से बचाएं, थोड़ा सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। ख़बर वही रहनी है, सुबह से लेकर रात तक भी अगर आप एक दफ़ा ख़बरें चेक करेंगे तो भी वही ख़बर होगी और आप हर 15 मिनट में देखेंगे तो वो भी वही होगी। तो इसके बड़े सेहत पे बुरे असरात हैं, जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाइए, बुरी खबर को बार बार देखने में चस्का ज़रूर है, लेकिन आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इसी थॉट पे मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे पास है कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात और ख़बरें। देखते रहिए सुबह 9। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है, उसमें मैं आपके लिए लाती हूँ कुछ मज़ेदार मालूमात और कुछ मज़ेदार ख़बरें फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। इसका जो फ़ायदा है, एक फ़ायदा तो ये है कि हमें पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि शुक्र है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, क्योंकि दुनिया भर में इतना कुछ हो रहा है। मेरे पास सबसे पहले जो ख़बर है वो दुनिया से नहीं है, वो समझे हमारी यूनिवर्स है। आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे सैयारे और सितारे मौजूद हैं। उसमें से एक सैयारा है जिसका नाम है सैटर्न। सैटर्न, अगर आप गूगल करके उसकी पिक्चर देखें तो उसके इर्द गिर्द रिंग्स बने हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सैटर्न हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात सैटर्न के बारे में कि ये क्योंकि 2 गैसेस से ही बना हुआ है, तो ये इतना हल्का है कि अगर इसको एक बड़े से समंदर पे सैटर्न को छोड़ दिया जाए तो वो फ्लोट करेगा, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है।
तो अगर आप सैटर्न को, मैंने भी कहा ना, आप गूगल करिएगा और ज़रूर देखिएगा कि सैटर्न दिखता है कैसे, बल्कि आपको यहाँ इमेजेस में भी नज़र आ रहा होगा हमारी स्क्रीन पे। ये सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग्स हैं जो कि रॉक से और डिब्री से बने हुए हैं और सैटर्न की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। गोल्डन कलर के बड़े खूबसूरत, साइंसदान कहते हैं, नासा के साइंसदानों ने अभी कुछ अर्से पहले ये तहकीक करके पता चलाया है कि जो ये रिंग है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होता जा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? जिस तरह अर्थ में ग्रेविटी है, यानी कि कशिश शकल है, तो हर चीज़ अर्थ अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह सैटर्न में भी बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि कशिश शकल है, उसको खींच रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिंग है सैटर्न के, जो कि सैटर्न को यूनिक बनाते हैं, वो सैटर्न की तरफ खिंचते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आइंदा कुछ सालों के बाद, कुछ नहीं कई मिलियन सालों के बाद हमें वो रिंग नज़र नहीं आएंगे। तो आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, अगर दुनिया उस वक्त तक कायम रही, तो वो सैटर्न के इर्द गिर्द रिंग भी देखेगी। लेकिन क्योंकि हम आज मौजूद हैं तो वी कैन एन्जॉय द ब्यूटीफुल सैटर्न विद इट्स रिंग। सेकेंड स्टोरी है मेरे पास उस एक फिनोमेना की जिससे हम सब बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो कि अर्थक्वेक्स। मुझे किसी चीज़ से भी डर लगे ना लगे, मुझे अर्थक्वेक से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक में कोई आपकी वो नहीं है, एस्केप नहीं है। खुदा न खास्ता आप किसी भी बिल्डिंग में कहीं पर भी, एक तो वो आता अचानक है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। बाकी तो होता है ना, समंदरी तूफ़ान आ रहा है, पहले से पता होता है समंदरी तूफ़ान आने वाला है। अर्थक्वेक की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन हम खुशकिस्मती से उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स नहीं आते। अगर मैं कहूँ कि अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, आपका क्या जवाब होगा? जापान। हम सब जापान को हम बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों की वजह से भी जानते हैं, लेकिन हम अर्थक्वेक की वजह से जापान पहचाना जाता है। आपको पता है जापान में एक दिन में कितने अर्थक्वेक्स आते हैं? हमारे यहाँ तो कभी कभार आ जाता है तो हम हिल जाते हैं। कहते हैं जी जापान में एक दिन में 40 से 50 दफ़ा ज़मीन हिलती है, इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और बेचारों का कसूर ये है जापानीज़ का कि एक रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जहाँ पे सारी ये वॉल्केनोज इरप्ट होती रहती हैं। हमारा जो खूबसूरत सा मुल्क है जापान, वो उस रिंग ऑफ फायर के ऊपर सबसे ख़तरनाक वाले पार्ट के ऊपर बना हुआ है। लेकिन जापानियों को भी सलाम है, उन्होंने जिस तरह अपने मुल्क को बनाया, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को कहते हैं ना अर्थक्वेक से, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिससे अर्थक्वेक से बचा रहता है। ये भी एक उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गया, तो भैया शुक्र करें जापान में, पाकिस्तान जो है वो जापान वाले ख़त्ते में मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से अपने लोगों को बचा लिया है। सोचे हमारा क्या होता। जनाब, एक और नई ख़बर आपके लिए, जो कि ख़बर ही है, जब मैंने भी पढ़ा तो मैंने कहा अरे वाह, हमारे यहाँ तो इंसानों के बारे में इतना नहीं सोचा जाता, कुछ मुल्कों में जानवरों के बारे में इतना सोचते हैं। गिनी पिग का नाम सुना है आपने? गिनी पिग वो है, एक छोटा सा चूहे जैसा एक जानवर होता है जिसको पाला जाता है। अच्छा, इस बेचारे पे एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए जाते हैं, आपको लैब में भी मिलेगा। गिनी पिग एक सोशल एनिमल समझा जाता है, मतलब वो अकेला नहीं रह सकता। फिर भी अगर आपको याद आए, अगर ये तस्वीर देख के आपको ख्याल आ रहा है कि यार मैंने ये वाला जो गिनी पिग है, ये मैंने टीवी पे कार्टून्स में देखा, और ये एक ही होता है केज में, और वो अकेला एक रिंग के ऊपर भाग रहा होता है। स्विट्ज़रलैंड ने एक कानून बनाया है जिसमें उन्होंने, अगर आप गिनी पिग पाल रहे हैं और आप गिनी पिग को अकेला रख रहे हैं, उसके साथ दूसरा गिनी पिग नहीं रख रहे, तो आप पे केस फाइल हो सकता है। स्विट्ज़रलैंड के कानून में आप पर लागू है कि आप गिनी पिग को अकेला नहीं रखेंगे। अब आप ये सोचें कि स्विट्ज़रलैंड के कवानीन बनाने वालों ने इंसान तो छोड़े, उन्होंने गिनी पिग के हुकूक़ के बारे में भी सोचा। वैसे भी जितने भी जानवर हैं, ये जब भी पाला करें तो ये सोचा करें कि ये किसी न किसी, हम इसको भी एक फैमिली सिस्टम से ही उठा के अपने पिंजरे बंद करें, तो एटलीस्ट उनको जोड़ियों में पालें, ताकि उनका भी दिल लगा रहे और हमारा भी दिल लगा रहे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है मेरे पास। मुझे बताएं, अगर आप इस वक्त अपनी आंखें बंद करें तो आप कौन सा कलर देखेंगे? रोशनी हो रही है तो लाल देखेंगे, क्योंकि हमें अपने ब्लड का वो नज़र आएगा। लेकिन जब आंखें बंद करते हैं या अंधेरा होता है, तो कभी भी वो कलर ब्लैक कलर नहीं होता, ना वो ग्रे होता है, वो एक अजीब सा रंग हमें नज़र आता है जो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होता, मतलब वो बड़ा डिफरेंट सा कलर होता है। क्या आप जानते हैं उस रंग को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं आइगन ग्राउ। आइगन ग्राउ जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब है ग्रेज ब्लैक। ये बड़ा मुख्तलिफ कलर है जो आपको वैसे कहीं नहीं नज़र आएगा, वो सिर्फ जब अपनी आंखें बंद करते हैं अंधेरे में ही वो रंग नज़र आता है। तो आइंदा अगर आपने आंखें बंद की और कोई कहे कि कुछ नज़र आ रहा है, आप कहें बिल्कुल नज़र आ रहा है, मुझे आइगन ग्राउ कलर नज़र आ रहा है।
इसके साथ ही यहाँ मेरी मालूमात का इस वक्त मैं कर रही हूँ चैप्टर क्लोज। कल मैं फिर आपके साथ कुछ मज़ेदार चीज़ें दुनिया भर से शेयर करूँगी। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं होंगी शेफ़ साइमा के किचन में, और शेफ़ साइमा आज क्या बना रही हैं वो हम जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के साथ और उनसे जानते हैं आज ये क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आविश, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। ये बताएं, आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ा चमकता धमकता कलर पहना है आपने। आपने सर्दियों में ना अच्छे लगते हैं ऐसे कलर, सॉलिड कलर्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। तो ये बताइए साइमा, आज क्या पक रहा है? माविश, आज तो मैं आपसे थोड़ी खिदमत लूँगी। कल मैंने आपको कहा था कि आज आप फ्राइंग में मेरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल करूँगी। तो रेसिपी हम लेकर आए हैं पेशावर की सौगात, पेशावरी कबाब, चपली कबाब। चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब। अच्छा, ये पेशावरी, क्या कोई फ़र्क है पेशावरी चपली कबाब और नहीं, हमारे actually, कराची वाले चपली कबाब में? नहीं, असल में बात यह है कि ये जो रेसिपी है ये पेशावर और अफ़गानिस्तान की ओरिजिन है। अच्छा। और वहाँ का ये स्ट्रीट फूड भी है। इसके अलावा जब ये पूरी दुनिया में फेमस हुई तो हर क्यूज़ीन ने इसको अपनी मोर और लेस वेरिएशन के साथ अडॉप्ट किया। कराची वाले भी, कराची में भी ये है मौजूद। शायद मिर्च डाल दी होगी, मिर्ची डाल दी, हाँ, अपने हिसाब से, जैसे सबने अपने अपने हिसाब से सेटिंग कर ली, मगर ये भी बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाएगी। आज मैं आप लोगों को सबको इसके इंग्रेडिएंट्स भी अभी बताऊंगी, घर में ही मौजूद होते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है कि कुछ जाके आप बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं। घर के मसाला जात से सारी ये बन जाएगी, आसान है बहुत। अच्छा, रेसिपी मुझे बताएं साइमा, अक्सर ये होता है कि चपली कबाब बनाते हैं तो बहुत ड्राई और सख्त हो जाते हैं, तो ये जूसी कैसे रखते हैं? देखें, एक तो मैं ये बात बताना चाहूँगी, मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि हम बीफ के कबाब बना रहे हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपके कीमे में बहुत पानी है, पानी वाला कीमा आपने नहीं लेना, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जो हैं वो इनको फ्रेश कीमा पिसवा के लाएं। बीफ की बात अगर हम कर रहे हैं, और उसको ला के छन्नी में डाल दें, ठीक है। और उसके बाद उसका पानी निकल जाने दें, अच्छे से निचोड़ लें। पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कबाब भी श्रिंक होंगे और इसके अलावा ये अपनी शेप खो देंगे, जो इसकी एक ख़ास शेप आती है। जी। सेकेंडली ये कि अगर आप इसको चिकन से बना रहे हैं तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है फॉर चिकन की जो भी डिशेस होती हैं उसको आप थाई लेग के कीमे से बनाएं, बिकॉज थाई लेग का कीमा सॉफ्ट होगा, जूसी होगा, फैट का कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा। अब बीफ में भी अगर हम बनाने जाते हैं, और मैंने पेशावर में तो ये नहीं खाए, बट मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ और सवात में इनको ट्राई किया है, तो वहाँ पर वो एडिशनल फ़ैट इसमें ऐड करते हैं। ये भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम थोड़ी सी चर्बी इसके अंदर मिला दें तो भी ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा। बिल्कुल, आप चर्बी भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ चर्बी नहीं थी। वैसे इसके लिए मुनासिब रहता है कि आप 70% कीमा यानी बीफ हो, मीट हो, जो भी आपका, और 30% इसमें फ़ैट का कंटेंट हो। अच्छा, आप ये जो फ़ैट है, जैसे अगर आप किसी जाते हैं बुचर शॉप पे, कसाई गोश्त वाले के पास, तो आप बस ये कहें मैं कबाब बना रही हूँ, मुझे थोड़ी सी चर्बी दे दो? नहीं, चर्बी के साथ ही कीमा पिसवा लें आप, वो भी अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इसको लीन भी खाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत मैं एक अच्छी टिप देना चाहूँगी यहाँ पे। फॉर चिकन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चिकन में तो फ़ैट होता ही नहीं है। अच्छा, और चिकन का अगर आप थाई लेग का कीमा लेंगे तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत फ़ैट होता है, वो आप बुचर से कहें अपने कि वो उसके साथ कीमे को पीस ले। और सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि घर में ला के थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लें या मक्खन ऐड करें, क्योंकि वो एक ग्रीसीनेस आती होगी, आपको अंदाज़ा होता होगा जब आप चपली कबाब खाते हैं तो उसके अंदर एक थोड़ा सा क्रीमी या ग्रीसी सा टेक्सचर होता है, तो वो बिकॉज ऑफ फैट है। सही। तो घर वालों के लिए मेरी जो ज़्यादा राय है वो यही है, क्योंकि मैं भी अपने घर में जब बनाती हूँ तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून, अगर 1 kg कीमा है तो उसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करती हूँ, या मक्खन ऐड कर लें। और अगर जो नहीं, जो वही बात है कि भाई हेल्थ कॉन्शियस है, लीन चाह रहा है, तो वो लीन भी बनाए, बट लीन में थोड़ा टेक्सचर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है घी, अगर देसी घी हो तो वो हेल्थ
नहीं, वो बहुत अच्छा हाँ। रहता है। आपको जब आप उसको खाएंगी ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है। सही। तो हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल कीजिए। अच्छा माविश, इसके लिए आज हमारे पास हाफ़ kg बीफ मिन्स है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा फ़ैट शामिल है, बट मैं इसमें एडिशनल फ़ैट यूज़ करूँगी, मैं इसमें बटर यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का जाएगा, 1 कप जो है चॉप्ड अनियन जाएगी, हाफ़ कप हमने यहाँ पे धनिया लिया है चॉप्ड, और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर ली थी। अगेन आप लोगों की चॉइस है कि आप कितना उसको स्पाइसी रखना चाह रहे हैं या लेस स्पाइसी करना चाह रहे हैं। 1 कप के बराबर इसमें टमाटो चॉप्ड एक कर लीजिए। इसके अलावा इसमें जो है, जो मेन इसके इंग्रेडिएंट है जो उसको जायका देते हैं, वो है कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही कुटा हुआ धनिया, मोटा मोटा गुरगुरा। नहीं, रोस्ट नो विदाउट रोस्ट है ये। इसको आप वो उसमें पीस लें अपने, या किसी भी चीज़ में कूट लें, तो ये देखिएगा आप इसकी पिसा हुआ नहीं चाहिए, कुटा हुआ चाहिए ताकि मुंह में आए जी, क्योंकि जो धनिया है उसका बहुत एक अच्छा फ्लेवर आता है चपली कबाब में, अरोमा भी। हाँ बिल्कुल। और नमक आप अपने हिसाब से हस्बे जायका डालें। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, क्रश रेड पेपर, और ये भी हमने 2 टेबलस्पून भर के लेना है ताकि थोड़ा सा इसको स्पाइसी अगर बनाना चाह रहे हैं। 1/2 टीस्पून या उससे कम काली मिर्च, ठीक है, बल्कि 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे हम हाफ़ kg में, और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। नाउ अ गेम चेंजर जो इस रेसिपी का है वो है मकई का आटा। मकई का आटा, ठीक है। अच्छा, जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे, बाइंडिंग एजेंट, सॉफ्टनेस प्लस वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं सवात वगैरह में खाती आई हूँ ये चपली कबाब, तो वहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा मकई का आटा डालते थे। ऑब्वियसली वहाँ पे एक वॉल्यूम के हिसाब से वो बना रहे होते थे, तो अगर आप समझें इतना कीमा है तो वो आटे के बाद इतना उसमें हो जाता था। और फिर वो फैट भी अलग से डालते हैं वहाँ, तो आपको पता है जो बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों के जो जानवर होते हैं चर्बीदार होते हैं, चर्बी खाई भी जाती है, खाई जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम 1/2 कप के बराबर मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। कोशिश करें मकई का आटा डालें। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसन को भी ड्राई रोस्ट करके हल्का सा वो भी ऐड करते हैं। तो फ़र्क आता है टेस्ट में अगर बेसन? हाँ, फ़र्क आता है, क्योंकि बेसन की ना एक खुशबू जब वो रोस्ट हो जाता है बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाता है। और मकई का आटे को हम रोस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस डायरेक्ट डालेंगे इसको। मकई का आटा आम दस्तयाब है? आम दस्तयाब है, हर जगह आपको मिलेगा जी। लेकिन अगर वो भी ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर लें। लेकिन मकई का आटा और कॉर्नफ्लावर में फ़र्क है। कॉर्नफ्लावर थोड़ा रिफाइंड फॉर्म की तरफ होता है, याद रखें, और मकई का आटा वही हमारे जैसे नॉर्मल आटे हम पिसवाते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा? कॉर्नफ्लावर आएगा, बिल्कुल आएगा। तीनों चीज़ों के हिसाब से टेस्ट में फ़र्क आएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे एक अंडा फेंट के, ठीक है, एज अ बाइंडिंग एजेंट भी। और सेकेंडली ये माविश के जो पेशावर में चपली कबाब बनाए जाते हैं वहाँ पर वो इसमें मसाले में ऑमलेट, सादा ऑमलेट मतलब पका के उसको छोटे छोटे चंक्स में करके वो भी कीमे के साथ मिलाते हैं, कीमे में मिलाते हैं जी। तो अगर कोई ऐसा करना चाहे, यानी ऑथेंटिक अगर हम रेसिपी देख रहे हैं तो उसमें ऑमलेट आपने कुक करना है, सादा ऑमलेट कुक करना है, ठीक है, कोई नमक मिर्च नहीं। और उसी को आपने कीमे में डाल के इन तमाम अज्जा के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यानी कि स्क्रैम्बल्ड एग? स्क्रैम्बल्ड नहीं होगा, आप जैसे ही डालेंगी ना, आप हाथ से उसको मिक्स करेंगी तो वो कीमे की तरह ही, वो कीमे में ही मिक्स हो जाएगा। एक तो वो गरम होगा, ऑमलेट गरम होगा, जब वो कीमे में गया और उसके साथ ही आपने मिक्स किया वो अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, बल्कि शायद किसी को भी नहीं अंदाज़ा होगा कि इसमें ऑमलेट मिला है। और वो वाला जो ऑमलेट का मज़ा होता है ना, वो कबाब की क्रंचीनेस को भी बढ़ा देता है।
जूसी भी करता है, ऐड करता है जूसीनेस कबाब्स में, और वो उसका टेक्सचर भी डिफरेंट कर देता अच्छा है। देखिए, ये तो कबाब कच्चा है ना, इसमें ऑमलेट मिला दिया, तो उसके बाद जब उसका कुकिंग टाइम अलग है, ऑमलेट का अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बस जल्दी से उसको बना के ऑयल में गरम हीट में फटाफट पकाना है, डालना है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें मिला के इसको कुकिंग टाइम दे रहे होते हैं तो वो अपनी जगह वैसी ही सेट रहेगा, बरकरार रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अगर नाजरीन इस तरीके से भी करना चाह रहे हैं, मैं आज यहाँ पे वो शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं इन्होंने क्या कर दिया, तो मैंने सोचा कि आपने सादा अंडा भी जाएगा, सादा अंडा भी उस ऑमलेट के अलावा? जी, उस ऑमलेट के अलावा सादा अंडा भी जाएगा। तो हमने उसको ऑमलेट कर दिया उस पार्ट को, और उसके बजाय हमने इसमें रॉ एग हम शामिल कर लेंगे। ठीक है। और चलिए, अब आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल मैं मिक्सिंग करती हूँ आपके सामने ही, और फिर मिक्स करके हम इसको 20-30 मिनट्स रेस्ट देंगे। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं होगा, तो हम फिर फ़ौरन ही अपनी फ्राइंग की तरफ आएंगे, और फ्राइंग में आपको हेल्प करानी होगी। आज हम आपको कबाब बनाना सिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे शामिल करती हूँ। अच्छा माविश, मुझे यहाँ से प्लीज़ स्पून दीजिएगा। कौन सा वाला? ये छोटा वाला दे दीजिए, स्टील का चाहिए। इसको मैं टिश्यू से साफ। आप जब तक ब्रेक लें, या हम आप हमारे सामने ये डाल अच्छा, दीजिए और फिर हम ब्रेक पे चलें। आप ये कीजिए, मिलाइए। अच्छा, ये मैं यहाँ पे अच्छा, ये एक इसमें भी अगर आपको नहीं पसंद इसका टेस्ट, तो आप जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है सवाए ख़ीमे के जिसको आप नहीं हटा सकते। जैसे कुछ लोग अनारदाना भी ऐड कर देते हैं। जी, मैं भी सॉरी, मैं अनारदाने के बारे में इस वक्त बताना भूल गई। अच्छा हुआ आपने याद कराया। अनारदाना लोग डालते हैं इसमें पीस के, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अनारदाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती, और वो इतना गंदा होता है कि भाई बेहतर है कि ना डालो। और अगर आपने उसको डाल दिया तो बच्चे आपकी नाक में दम कर देंगे कि वो थूकेंगे, वो नहीं खाना चाहेंगे। तो ये भी एक वजह है कि इसमें मैंने अनारदाना इस वक्त नहीं डाला है, ताकि माएँ जब इसको घरों में ट्राई करें तो बच्चे उनको तंग ना करें और तंग किए बगैर खा लें। तो अरे वाह, आपने जो है वो और माओं के अलावा हमें भी जो है ना माविश, वो ज़्यादा मुंह में पसंद आता नहीं है। अच्छा, अपनी प्रेफरेंस होती है ना, कुछ लोगों को हर चीज़ में वैसी एग्जैक्टली क्रंच भी, और वो चाहते हैं कि भाई रेसिपी एग्जैक्ट ही फॉलो की जाए। तो ठीक है, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगेन आप अनारदाना ख़रीदते हुए उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें कि वो गंदा ना हो। सही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है माविश, ये आप देख रही हैं, ये भी चला गया। अच्छा, इसको हम बाद में मिक्सिंग का पेस्ट भी डाल दीजिए। हाँ, वो भी मैं डाल देती हूँ। इसको यहाँ रखूँ? ये बस मैं आप पोर करूँगी। ये भी हो गया, ये मैं हटाती जाती जी। आपकी देखिए, मैं आज हेल्प करवा दूँ। थैंक यू माविश, ये सिखाना जरूरी था ताकि हम और आप जो है ना अच्छे से शो प्रेजेंट कर सके या आप मुझसे काम करवा सकें। बिल्कुल नहीं माविश, थैंक यू सो मच। ये इतनी छोटी छोटी हेल्प से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सारी चीज़ें अब आप सब हटवाएंगी? जी, सब हटवाऊंगी। अच्छा, हम इसको मिक्स करेंगे और एग शामिल करेंगे बाद में। अच्छा, ये बटर है मेरे पास, क्या ये आप अभी मिक्सिंग में बटर? जी, मैं अगर ये सख्त नहीं है तो मैं अभी डाल देती हूँ। मैं इसको नहीं, मैं आपके लिए और मदद करूँगी, मैं इसको सॉफ्ट कर देती हूँ आपके लिए। क्या ख्याल है? देखिए ये कितना बटर है जो कि सॉफ्ट कर देती हूँ मैं आपको। ठीक है मैम, इसको हम इतना ही अभी यूज़ करते हैं और हम इसको मिक्स करते हैं। ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। मिक्सिंग के बाद मैं इसमें आखिर में एग शामिल करूँगी और फिर हम इसकी फ्राइंग की तरफ जाएंगे। हम इसको 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। ठीक है, आप जब तक ब्रेक लीजिए। हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप जब तक इसको मिक्स करें। बस ये अभी मिक्स होगा और अब आप इसको रख देंगे जी। और जब हम आपके पास दोबारा आएंगे तो उस वक्त आप हम फ्राइंग करेंगे। हम फ्राई करेंगे। ठीक है जनाब आली, बन रहे हैं मज़ेदार पेशावरी के चपली कबाब
और हमेशा की तरह जो मेरा फेवरेट सेगमेंट होता है जब साइमा खाना तैयार कर लेती हैं फिर हम सब चखते हैं, तो वो उसमें भी थोड़ी सी देर है। आप लें एक छोटा सा ब्रेक। मैंने शुरू में बात की थी डूम स्क्रॉलिंग पे कि हम हर वक्त बुरी खबरें सुनते हैं और हमें एक नशा सा चढ़ जाता है कि पूरा वक्त हमें बुरी खबरों को ढूंढ ढूंढ के हमें देखना है। इसके क्या नुकसानात होते हैं, हमारी जहनी सेहत कितनी वल्नरेबल हो जाती है, इस पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ मौजूद हैं शबीन मज़हर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम उनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो शायद हमें एहसास होगा कि जो हम आदी मुजरिम हो गए हैं एक हरकत के, उसके नुकसानात क्या है, वो जुर्म क्या है हमारा कि हमने अपने ही हाथों अपने कहते हैं ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना। हमने खुद ही इतनी लत लगा ली मुस्तकिल नेगेटिव न्यूज़ पढ़ पढ़ के और सुन के और उसी को डिस्कस करके कि हम सबकी जहनी सेहत अच्छी खासी गड़बड़ हो गई है। और अब हम इसीलिए कहते हैं कि हर दूसरा शख्स हाइपरटेंशन का मरीज़ है, इतना हमें डायबिटीज़ हो रही है, कैंसर इतना कॉमन हो गया है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल। भाई ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं हमने चुन चुन के उठा के खुद अपनी झोली में डाले हैं, तो इससे निजात कैसे हासिल की जाए? सबसे पहले लेकिन फ़र्स्ट स्टेप है कि उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको मिलवा रही हूँ शबीन मज़हर से और फिर उनसे जानते हैं कि इस हरकत का इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल? बस ठीक ठाक। अच्छा शबीन, आपने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा ये वाला बिहेवियर कि हमें क्या एक तो वैसे भी इंसान नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा इन्जॉय करता है, सनसनी को बड़ा इन्जॉय करता है, और अब जब से सोशल मीडिया और उसके बाद जो हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन है तो हमें घड़ी घड़ी देखने को मिलती है, और बाकी रोल वो एल्गोरिदम प्ले करता है कि वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो मुझे बताएं कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ? हम ऐसे एडिक्ट, बुरी चीज़ के हम ऐसे एडिक्ट कैसे हो गए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने से ही शुरू करूं क्योंकि हम थेरेपिस्ट हैं, कोचेस हैं, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी ऑल्सो गो इन दैट सेम विशियस साइकिल। हम लोग भी उस पे चले जाते हैं, बट हमें अवेयरनेस है हाउ टू गेट आउट। तो मेरे साथ रिसेंटली 2 दफ़ा भी मैं रिसेंटली अगर मैं अपने आप को देखूं कि ये इस तरह की चीज़ हुई है मेरे साथ। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल आया था, उस वक्त आई फेल्ट कि मैं जो हूँ हर वक्त सोशल मीडिया पे आई एम वॉचिंग ट्विटर न्यूज़, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसकी वजह से जो मेरे अंदर, जो मैं अपने से ही आपको बता रही हूँ, जो अंदर इफेक्ट आ रहा था वो लाइक स्लीप साइकिल वाज डिस्टर्ब, आई वाज स्ट्रेस्ड आउट, लो एनर्जी लेवल्स, फ्रस्ट्रेटेड, बच्चों पे चीख रही हूँ। एंड आफ्टर 2 वीक्स आई रियलाइज कि व्हाट एम आई डूइंग, ये मेरे कंट्रोल में, मैं क्या कर रही हूँ? और मैंने फिर अपने आप से एक सवाल पूछा, मेरे इख्तियार में क्या है, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन? और उसके बाद जो अब देख रहे हैं सिचुएशन, उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त जो इमोशंस थे वो लाइक सबके वाज एंगर, शॉक, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या हो रहा है? और अब जो हो रहा है हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में 24 घंटे आप वीडियोस देख रहे हैं, बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं, तो उसमें आपको यू फीलिंग पेन, यू फीलिंग हेल्पलेसनेस, क्या करें आप? सो उसमें भी मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि आप बजाय इसके देखने के बार बार 24 घंटे आप देख रहे हैं उसके बजाय आप अपने आप से पूछें व्हाट कैन यू डू इन दिस सिचुएशन। आप सही कह रही हैं शबीन, हम इस पर बात करेंगे कि व्हाट यू कैन डू। मैं लोगों से कहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मुझसे कोई जंग करने आने वाला है तो वो बाद में, आपको अगर याद हो कि पहले के ज़माने में भी जब जंग होती थी तो तबल बजता था, जो वॉरियर से पहले जो नाचने गाने वाले होते थे वो आगे आके जंगी गाने गाते थे और आगे वाले को असाबी तौर पे तोड़ते थे और बताते थे कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हम जो मुस्तकिल ये स्क्रॉल करते रहते हैं, ग्राफिक इमेजेस देखते हैं, हम असाबी जंग तो पहले ही हार गए। बिल्कुल। अब अगर कल को हम ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि जब हम पर खुदा न खास्ता हमला होता है या हमें जंग लड़नी पड़ जाती है, तो इतना डीमोरलाइज होने के बाद आप क्या खाक जंग लड़ेंगे? आप क्या मुकाबला कर सकेंगे? तो इस पे थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है कि अच्छी बात है, आपको अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस में और एडिक्शन में, डूम स्क्रॉलिंग में फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा बताइए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि अपने आसाब को बचाएं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिजिलियंट अंदर से होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप सही कह रही हैं कि आपको अवेयरनेस भी आप देखें भी, बट आपको अपनी एक लिमिट में देखना चाहिए। स्पेशली रात को सोने से पहले हम लोग यूँ लेट के, हम लोगों का वो मी टाइम होता है, उस वक्त हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं।
तो रात को जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलवेज अवेक, वो सारा काम कर रहा होता है। जब आप रात को ये सारी इमेजेस देख रहे होते हैं वो पूरी रात वो काम करता रहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सुबह उठते हैं आप यू फील टायर्ड, आप थके हुए होते हैं, आपका मूड ख़राब होता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस पे ही काम करता रहा, इन इमेजेस के ऊपर ही काम करता है। ख्वाब में भी हमें वही ख्वाब में भी वही नज़र आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट डे आपका फिर अनप्रोडक्टिव जाता है। आप जो आपने सोचा होता है, जो आपने प्लान किया होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि आप जो हैं आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। मैंने खुद अभी जो रिसेंटली ये सब है तो आई फाउंड कि मेरा जब ये मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी, स्क्रोलिंग कर रही थी एंड बहुत सारा आई वॉज फीलिंग पेन, हर्ट, बीपी मेरा एकदम से आजकल जो है वो मतलब शूट कर गया। तो ये सारे इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये मेंटल हेल्थ पे आपको नहीं पता होता, बट अंदर ही अंदर जो आपकी बॉडी में काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं आपने देख लिया बट इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट इन योर बॉडी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई हमें सुने तो सी बात समझे कि एक ज़माने में ना हम सिर्फ 9 बजे के ख़बरनामे पर इन्हिसार करते थे, तो वो 9 बजे का ख़बरनामा बड़ा फ़िल्टर्ड होके आता था। इसी तरह अगर कोई ऐसी अखबार में कोई ऐसी किसी लाश की पिक्चर होती थी या कोई ऐसा, तो हम अपने बच्चों से छुपाते थे, या हम उस अखबार को कहीं साइड में रख देते थे कि यार इतना ग्राफिक इमेज है, एज अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब बड़े लोग भी उसको देखना नहीं चाहते थे। जब नया नया इंटरनेट आया और इस तरह के इमेजेस आए तो हम बड़ा डिसप्लीज, बड़ा डिसप्लेजर होता था, तबीयत ख़राब होती थी। तो आप ये बताएं कि एक तो कोई रेगुलेशन नहीं है सोशल मीडिया पे, जो जैसा है वैसा, और वो सबसे पहले और सबसे जल्दी वाली ख़बरों वाला मसला भी है। ये जो हम इतना ग्राफिक इमेजेस देखते हैं, एक तो मैं कह रही थी असाबी तौर पे आप टूट जाते हैं, हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल क्या पहलू है? क्या ये बस मैं ऐसी कह रही हूँ या रियलिटी है कि हम बेहिस होते जाएंगे विद टाइम अगर हमने ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ? एग्जैक्टली जो आप अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा आप उसको देते रहे उसका असर नहीं होता। आप कोई दवा लें, पैराडोल अगर आप बहुत ज़्यादा लेते रहें तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आप बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो आप सही कह रही हैं महविश कि डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। अच्छा, और एक और चीज़ भी है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तो बाद में हम, अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि हमें फिर ना वो नंबर एक्साइट करता है। कोई कहेगा कि फ़लाँ जगह फायरिंग हो गई, एक शख्स मर गया या 2 लोग मर गए, हमें उस तरह से तकलीफ़ नहीं होगी। 100 लोग, 200 लोग, तो हमें नंबर एक्साइट करता है। और इंसान के अंदर शायद वो एक्साइटमेंट का, क्योंकि वो डोपामीन हिट और सेरोटोनिन वाली बात है कि वो फिर और चाहिए और चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये कोई हमदर्दी नहीं है फ़लस्तीनी बच्चों माओं के साथ या लोगों की लाशें देख के, ये असल में हमारे अपने साथ हम गलती कर रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली। और स्पेशली जो है बच्चे जब ये देख रहे हैं, मुझे एक तरफ तो मैंने शुरू में अपने बेटे को भी बोला कि यू शुड ऑल्सो नो व्हाट्स हैपनिंग, आपको भी पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ, रोज़ रात को वो आ रहा है, आई एम फीलिंग सैड देख के कि मैंने ये इमेज देख ली, आई एम फीलिंग सैड, मुझे डर लग रहा है, आई एम फीलिंग। सो आई थिंक एक लिमिट पे देखनी चाहिए, अवेयरनेस एक लिमिट में होनी चाहिए, बट दे आर लाइक अब सब कुछ उनके हाथ में ओपन, और कोई रेगुलेटेड कोई चीज़ नहीं, कोई मतलब इमेजेस आ रही हैं, वो देख रहे हैं, ब्लड देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब आप बताएं उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनके सबकॉन्शियस माइंड में। इट्स गेटिंग स्टोर्ड, सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर बन के वो आपको आगे वो होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेबल हुए हुए हैं बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे। रोड पे जाएं, किसी ने गाड़ी गलत मार दी तो वो खड़े हो गए लड़ने मरने के लिए। सो रेज है ना, गुस्सा है, अब वो किसी चीज़ पे निकल, किसी और चीज़ पे निकल बिल्कुल। गुस्सा अगर भर रहे हैं आप अपने अंदर, और आधा इसके कसूरवार आप खुद ही हैं, ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन जब अपने अंदर जो वही है ना कि कॉफ़ी के मग में से कॉफ़ी छलकेगी, रूह अफ़ज़ा के ग्लास में से रूह अफ़ज़ा ही छलकेगा, तो आपने इतना गुस्सा और हेट्रेड और पेन अपने अंदर भर लिया है, तो वो कानों से, आंखों से, मुंह से निकल के, हाँ, वो तो किसी और ठोकर तरीके लगती से है। आप मतलब आप अगर आप किसी ये न्यूज़ देख के आए और ऑफिस में जाके आपने बॉस से, आपके बॉस ने कुछ कह दिया और आपने उनको आगे से सुना दिया, आपने कुलीग से लड़ लिया, रास्ते में आपने किसी से लड़ लिया, तो एक इट्स अ विशियस साइकिल जो है। तो इसको आपको ब्रेक करना है। और मैं मतलब यही बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का जो डिज़ाइन हुए हुए हैं ह्यूमन, वो सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, एक तो सेफ्टी स्टेट है और एक सर्वाइवल स्टेट। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है सर्वाइवल स्टेट, वी आर कॉन्स्टेंटली, हम स्ट्रेस साइकिल में, वो स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रही। एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हम कोई और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम दोबारा उसी साइकिल में चले जाते हैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो रही। और उसके जो आपको पता है हेल्थ इफेक्ट्स जो हैं,
बीपी है, कैंसर है, जैसे आपने बोला, ये सब लॉन्ग टर्म जो है ये क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी में इसी तरह मैनिफेस्ट। डायबिटीज का आप देख लें कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, और प्लस आपकी जब शोल्डर्स में दर्द है इधर या बैक में, तो वो तो ऐसा दर्द जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो गर्दन में मुस्तकिल है। और अभी रिसेंटली 2 हफ्ते से मेरे भी काफ़ी था, बिकॉज मैं बहुत देख रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बुक थी। देन आई सेड कि नहीं, आई हैव टू स्टॉप। और मैं क्या कर सकती हूँ, दुआ कर सकते हैं आप लोग बैठ के, आप लोग अपना लिमिट कर दें, और जिस चीज़ के लिए आपका जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके फ़राइज़ हैं, आप वो अंजाम दें, तो यू कैन डू दैट। अच्छा, एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें ये भी एहसास नहीं हो रहा कि जो घर में बच्चे हैं, ये मैंने भी गलती की कि जब नया फ़लस्तीन का तनाज़र शुरू हुआ और बमबारी शुरू हुई, तो मैंने अपने बेटे से वो रात को कुछ और किसी बड़े हैप्पी मूड में था और मैं बहुत ही सैड थी, तो मैंने उसको सोने से पहले कहा कि आप सोने से पहले सबसे पहले फ़लस्तीनी बच्चों के लिए दुआ करें। तो उसने कहा व्हाट इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन। और मेरी गलती कि मैं चाह रही थी इसको बहुत एहसास हो, और ही इज़ अ लिटिल किड, तो मैंने उसको 2-3 बड़े ग्राफिक इमेजेस दिखाए। उसके बाद से वो दिन आज तक वो ही सो obsessed with all these images. Similarly, I have a teenager too. अब टीनेजर वैसे ही मूड ख़राब रहता है उनका। अब तो she has actually shut her self in the room, और वो हर वक्त होता है कि why am I born in this era? तो ये जो feeling of doom है, जो कि probably वो doom शायद हम तक पहुँचे भी ना हमें जंग करने की वो ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन आप ये भी थोड़ा लोगों को समझाएं, जो कि मैंने और आपने गलती की है, तो अपने बच्चों को कम से कम बचाएं, इन्फॉर्म्ड रखें, ज़्यादा उसमें घसीटें नहीं। महविश, मैंने भी यही गलती की है, यही हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि पता तो हो, ये अपनी दुनिया में है, ये लोग अपना हम ये नहीं एहसास करते कि हमारी जो एज है और इनकी जो एज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम बस कहते हैं इनको भी पता होना चाहिए। मगर आपको पता है कि 0 to 12 years जो है वेरी क्रूशल इट इज़। उस वक्त ही आपके बिलीफ फॉर्म हो रहे होते हैं, उस वक्त बहुत सारे फेयर डेवलप हो रहे होते हैं आपके अंदर, उस वक्त बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर होते हैं, बिलीव्स बहुत सारे फॉर्म हो रहे होते हैं कि दुनिया तो है ही ऐसी या ऐसा ही होगा। सो वो बहुत क्रूशल एज है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको एक लिमिट में बताना चाहिए, बट गिव देम हैप्पी मेमोरीज, गिव देम कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इज़ देयर, ही विल गाइड यू, ही विल गाइड देम, ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट। इस तरह की चीज़ें हम करें, बिकॉज वो बहुत क्रूशल एज है, उसमें बहुत पक्के बिलीव्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ट्रू। और पता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपके चाइल्डहुड बहुत अनहील्ड ट्रॉमा होता है, तो हमें लगता है चाइल्डहुड ट्रॉमा यही है कि बच्चा किसी ब्रोकन फैमिली में है, या टीचर उसको मारती थी, या कोई इस तरह का कोई ज़्यादती का वाक़या। ये भी ज़्यादती है जो हमने ये ट्रॉमा वो है जो हम खुद दे रहे हैं अपने बच्चों को। एग्जैक्टली। अब मेरी एक क्लाइंट थी, उनका व्हेन शी वाज 10, उन्होंने कि कोई डेथ या कोई इस तरह की ट्रेजेडीज देख ली थी, एंड नाउ उसका जो वो फेयर है वो निकल ही नहीं रहा। वो जो है वो बचपन 10 साल का फेयर लेके शी कांट ट्रैवल इन एयर, शी कांट गो इन कार, बस उसको एक फेयर है कि मुझे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। और मैं तो ये सोचती हूँ कि यही बच्चे जब बड़े होंगे और इस ट्रॉमा के साथ बड़े होंगे, तो वो किस तरह मैनिफेस्ट करेगा, वो अपने बच्चों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, जिस तरह हम बात कर रहे थे रोड रेज की। अच्छा शबीन, एक और एस्पेक्ट इसका, फैमिली रिलेशंस। अब जैसे मैंने कहा कि मेरी बेटी है, शी हैज़ दिस फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम कि ना कुछ होने वाला है बुरा, मामा व्हाई एम आई बोर्न इन दिस एरा, आई हैव गॉट 2 टीनेजर्स एंड अ वेरी लिटिल वन। और जो छोटा वाला है उनका भी ज़िंदगी से दिलो चाट हो रहा है, तो इसी तरह हस्बैंड चिड़चिड़े बदमिजाज। तो ये जो कि आपकी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह और कोई मसाइल नहीं है, आप हर तरह से खुशहाल हैं, तो ये जो आपकी डूम स्क्रॉलिंग की आदत होती है, ये किस तरह फैमिलीज़ को खा सकती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, क्योंकि हम सब इसके विक्टिम हैं। सही कह रही हैं कि ये जो एक पूरा एक बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में, आपके बच्चों में, सब में इसका आ रहा है कि देयर आर 3 सर्कल्स जो हम लोग कर सकते हैं। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जिसमें आपकी जो इकोनॉमी, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ट्रैफिक ऐसा है, वेदर ऐसा है, एक बड़ा सर्कल है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कंसर्न कर रहा होता है। एंड देन देयर इज़ अ सर्कल ऑफ कंसर्न, जो दूसरे क्या कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। एंड देन देयर इज़ वन स्मॉल सर्कल दैट इज़ सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो आप ये देखें कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अफेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमी से अफेक्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड के जो आजकल हालात हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं, बट व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कैसी पूरी कर सकते हैं।
आपको अगर आपका एक आपके हस्बैंड कमाने जा रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको पता होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए। एंड देन बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपको अपने घर की सैंक्टिटी जो है उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ऑल वी कैन डू, ये हमारे कंट्रोल में है। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि जी उधर क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम उड़ के वहाँ पहुँच जाएं, कुछ कर लें। ये हमारा बस तो यही चाह रहा होता है, इमेजिनेशन में यही बस चाह रहा होता है, बट हम दुआ कर सकते हैं और हम अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने जो फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए जो रिश्तों के ज़रिए, उसको हम पूरा करें, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसको हम अच्छी तरह से वो करें। और इसका एक सबसे बड़ा यही वो होगा टिप कि आप थोड़ा लिमिट कर दें जो सोशल मीडिया जो आप ये सब देख रहे हैं, बच्चों का भी आप लिमिट कर दें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आजकल के ज़माने में एक्सपोजर बहुत है, आईपैड्स, फ़ोन हर जगह उनके पास है, बट अपनी थोड़ी बहुत आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि ये चीज़ लिमिट कर लें। मैंने अपने साथ ये करना शुरू किया है कि रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको स्क्रीन या टैबलेट अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम पता है अपने उसको जो जिस चीज़ को हम मी टाइम कह रहे होते हैं, असल में हम अपने आप को वो रुइनिंग टाइम होता है, डिस्ट्रक्शन टाइम होता है। और फिर आप एक उसमें स्क्रॉलिंग में चल जाते हैं और देखते हैं टाइम जी 2 बज रहे हैं, देन आपकी वो पूरा आपका मतलब 12 बजे जो मी टाइम स्टार्ट हुआ तो एहसास हो अरे 2:30 बज गया। और अच्छा फिर आप जो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि देखें ब्रेन तो नेगेटिविटी बायस है ना, हमारे ब्रेन में हम ढूंढ के नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया से। आप ही ने उस नेगेटिविटी बायस को तोड़ना है। दूसरी बहुत ज़रूरी बात जो कि हम सब के साथ हो रही है कि अल्लाह ताला ने हमें नई सुबह दी, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया, इतना नवाजा, और हम एक प्रॉब्लम को पकड़ के रो के वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह की नेमतें, बरकतें, रहमतें हैं और अल्लाह ताला हमें सुबह शाम नवाज रहा है, एग्जैक्टली हम उसकी तरफ से तो ये एक फॉर्म ऑफ नाशुक्री भी होता चला शुक्रिया। रहा है। अच्छा, तो मैं यही कहूँगी कि आप जब स्टार्ट करें अपना डे तो कोई ऐसी 3 चीज़ें ले लें दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं, ब्लेसिंग्स हैं। आप स्टार्ट करें डे उससे, बजाय इसके कि ऐसा क्यों हो गया या न्यूज़ देख ली, आप स्टार्ट करें ग्रैटिट्यूड से। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फिर लोग कहते हैं कि तो फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उम्मत मुस्लिमा में किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है, तो क्या ये मेरी एपैथी नहीं है, क्या मैं भूल जाऊँ फ़लस्तीनियों को? जी, यही मेरी भी यही थॉट थी, इसीलिए आई वाज लाइक कि मैं किसी तरह उड़ के कुछ कर लूँ। तो अब मैंने जब अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अब लिस्ट बनाए सर्कल ऑफ कंट्रोल की। हाँ, लिस्ट व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। तो हम उधर जाके लड़ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, बट कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए, हम डोनेशंस कर सकते हैं, और आप लिस्ट बनाएं और आपके इख्तियार में क्या है जो आप कर सकते हैं। हम ये अपना हम एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हम अगर इस पे ही अपनी टाइम ज़ाया कर दें, अपनी एनर्जी ज़ाया कर दें स्क्रोलिंग पे, तो फिर हमारा जो असल मकसद है, जो पर्पज़ है, मिशन है, वो फिर कैसे पूरा होगा। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये जंग आसाबी भी होती है। कोई भी आप पे अटैक करने से पहले आपको आसाबी तौर पे वो करता है, तोड़ता है, कंट्रोल करता है। जैसे वो हम एक ज़माने में कहते थे ना कि अब जो जंगें लड़ी जाएंगी वो आसाबी जंगें होंगी, वो मीडिया वॉर होगी, और आई थिंक हम उसमें इसीलिए हारते जा रहे हैं कि वी फेल प्रे टू इट। एग्जैक्टली हमने और ये जो AI है, ये जो एल्गोरिदम है, वो डिज़ाइन इस तरह होता है कि आपने जो एक तरह का वीडियो देखा बार बार सजेशन आ रहा है। exactly. तो इस बात का एहसास करना कि ये फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती नहीं है, ये आप ख़ुद आसाबी तौर पे टूट रहे हैं, और कल को आपकी ज़रूरत अगर फ़लस्तीनियों को पड़ेगी, आप खुद डिप्रेशन के मरीज़ बने बैठे होंगे। आई नो ये एक मैग्नेट की तरह है जो आपको खींच रही होती है, बट आपको अपना विल पावर यूज़ करना है। शुरू में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप करें कि अब मैंने सिर्फ आधे घंटे यूज़ करना है या मैंने सिर्फ 20 मिनट्स करना है, बट आहिस्ता आहिस्ता इफ़ यू कीप ऑन डूइंग, वो आपकी हैबिट बिल्ड हो जाएगी, और आपको लगातार अगर आप 30 से 40 डेज़ एक चीज़ करते रहें तो वो हमारे माइंड में एक हैबिट वो कहते हैं ना कि इट टेक्स 21 डेज़ टू फॉर्म अ हैबिट, तो 21 डेज़ तक अपने आप को कंट्रोल करें। दूसरा, एक कोशिश कीजिए कि अगर एक नज़र आ रहा है, वो लिखे रहा है कि वो ऑलरेडी ट्रिगर वार्निंग भी होती है, डू नॉट क्लिक दैट। आपको पता है कि वो या तो किसी बच्चे की लाश का इमेज होगा या कोई वीडियो होगा जिसमें कोई मार हो रही होगी या बाप चीख रहा होगा। हमारा ब्रेन हमें बोल रहा होता है, बिकॉज ब्रेन अट्रैक्ट हो रही होता है ऐसी चीज़ों से कि वो आप क्लिक कर दें, डोपामाइन हमें मिलता है क्लिक करने से, बट उस वक्त आपको रेजिस्ट करना है। यू हैव टू यूज़ योर विल पावर एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो और ये फ़लस्तीनी बच्चों या माओं के साथ या भाइयों के साथ कोई ज़्यादती नहीं है कि अगर हमने वो वीडियो नहीं देखा
हाँ, जो बहुत अच्छी बात की शबीर ने कि अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को जानिए, और अगर सर्कल ऑफ कंट्रोल आप सिर्फ सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग से जान सकते हैं तो आप फिर आपको थोड़े दिनों बाद एहसास होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, जिन पे मैं कोड़ रहा हूँ, चिढ़ रहा हूँ और हंगामा डाला हुआ हूँ, जिसमें मेरे साथ जो लोग घर में रहते हैं वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत दफ़ा हम नहीं कहते वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों चिल्ला रहा है, दूसरों की सोच पे आपको नहीं काबू, उनके एक्शंस पे आप नहीं कर सकते। मेरे कंट्रोल में कौन है? अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको चॉइस दी है, यू हैव 100% कंट्रोल अपनी सोच, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शबीन, थैंक यू एक तो वक्त निकालने का और इतने अहम मौजू पे बात करने का, क्योंकि हमें अगर हम किसी से भी वैसे कहते हैं कि यार डोंट वॉच दिस, तो वो हमें गिल्ट ट्रिप पे भेज देते हैं कि तुम्हें नहीं एहसास फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। यकीनन एहसास है, लेकिन क्या आप इस वीडियो को बार बार देख कर उनको कोई नफ़ा पहुंचा सक रहे हैं? आप उल्टा ख़ुद इतनी तकलीफ़ में आ जाते हैं कि फिर आप कुछ करने लायक नहीं रहते। exactly. तो थैंक यू। और शबीन, हम आपको फिर किसी और प्रोग्राम में दोबारा तकलीफ देंगे, किसी और टॉपिक पे। अब आपको समझ आई कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपने वो बार बार नहीं देखना है वीडियो, क्योंकि जो 15 मिनट पहले वीडियो था ना, तो 15 मिनट बाद वाला भी वीडियो कोई डिफरेंट नहीं होने वाला। और दूसरी बात, जब जंग बंद हो जाएगी तो भी ख़बरों में आएगा, जो मिसाइल सुबह से लेकर रात तक खुदा न खास्ता गिरेंगे वो भी ख़बरों में आएगा। तो अगर आप 3 घंटे बाद भी वो ख़बर को देखते हैं ना, तो वो वही ख़बर होगी जो हर 15 मिनट बाद है। अपना ख्याल रखें, अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी जहनी सेहत ख़राब होती है तो वो जिस्मानी सेहत पे ज़रूर मैनिफेस्ट करती है। और यही वजह है कि हम सबको ब्लड प्रेशर, शुगर है, और इसीलिए कोई भी मसला होता है ना, हमें हाथ पाँव छोड़ देते हैं कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो भाई, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी फ़लस्तीनियों को और आपका दिल बैठा जा रहा होगा तो आप किसी काम नहीं आएंगे, तो आपके उम्मत में होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी थॉट पर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कारनामा अंजाम दिया और आज वो क्या कर रही हैं, उन्हीं से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं, इनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्टअप है। आमतौर पे ख़त्ता हम सुनते हैं कि कोई खातून बिज़नेस कर रही हैं तो हमें लगता है कि वो कपड़ों का कर रही हैं या ज्वेलरी का कर रही हैं या बेकिंग कुकिंग कर रही होंगी। जब मुझे समीना के बारे में पता चला तो मुझे हैरानी इस बात की हुई कि वो जो काम कर रही हैं, जो कि ख़ुद बताएंगी किस नौइयत का काम है, आमतौर पर उस पर औरतें होती नहीं हैं, उसमें आमतौर पे मर्द ही काम कर रहे होते हैं। तो उनके प्रोजेक्ट का नाम है फौरी फिक्स, और ये फौरी तौर पे क्या फ़िक्स करती हैं और इन्होंने काम शुरू कैसे किया, हम समीना से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आविश। ये बताइए कि जो मैंने अभी आपको कहा कि बल्कि ऑडियंस से कहा कि जो काम औरतें सोचती हैं कि मैं कुछ कर लूँ तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है मैं कपड़े डिज़ाइन कर लेती हूँ या मैं बेकिंग कुकिंग का काम शुरू कर लेती हूँ, ये फौरी फिक्स का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तब आया था जब मुझे उन तमाम सर्विसेज की ज़रूरत थी पर्सनली मेरे अपने घर में, और मुझे कोई ट्रस्ट वर्दी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो इट स्टार्टेड व्हेन आई रिमेंबर हमारे घर में अपने खटमल हो गए थे और दीमक हो गई थी, तो हम क्लासीफाइज वगैरह में डिफरेंट वेंडर्स को बुला के स्प्रेज़ वगैरह घर में करवाए। तो वो इतने टॉक्सिक स्प्रेज़ थे कि उन्होंने ना तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का बताया, स्प्रे करने के बाद उसी घर में हमें रहने का भी बोल दिया कि यू कैन स्टे नो प्रॉब्लम। तो जब हम वहाँ पे मौजूद थे तो ज़ाहिर है हमने टॉक्सिक केमिकल्स इनहेल कर दिए थे एंड उनसे काफ़ी तबीयत हमारी बिगड़ गई थी। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं बताए कि हम क्या लगा रहे हैं, आपको घर में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज हम लोग नए नए कराची शिफ्ट हुए थे और यहाँ के तौर तरीके इतने हमें पता नहीं। आपने कहा कराची में ऐसे ही होता होगा, सब ठीक हमने कहा यही होगा। और हाँ, क्लासिफाइड्स भी एक अच्छे खासे न्यूज़पेपर के थे, सो वी सेड के जब वहाँ पे ऐड दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी ट्रस्टवर्दी सोर्स, बट इट वाजंट सैडली। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैंने अपने आप से सवाल किया कि कोई ना कोई तो एक सेफ हल होगा एक खटमल का या दीमक का भी। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे इतना कोई सोल्यूशन मिला नहीं। जब मैंने बाहर देखना शुरू किया तो पता चला कि बग़ैर बदबू के भी फ्यूमिगेशन हो सकती है। अच्छा, ठीक है। इवन आप अपने घर में मौजूद हैं तो आपके सामने भी अगर स्प्रे किया जाए तो आपको वो फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्प्रे वो खटमल के लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं। ठीक है ना, वो कीड़े मरने चाहिए, आप नहीं मरने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि खटमल जब रात को आते हैं तो दिन में सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है। ओह यस। ठीक है। फिर दीमक, खटमल भी कहते होंगे बेवकूफ़ में लगे रहने दो। ट्रू राइट। तो दीमक किचन के कैबिनेट्स में लग जाती है, लकड़ी में लग जाती है। ठीक है।
तो उसके लिए ऑब्वियसली जो रूट कॉज है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कारपेंटर्स हायर किए, प्लम्बर्स हायर किए, इलेक्ट्रिशियंस हायर किए और उन रूट कॉज पे काम करना शुरू किया जहाँ से दीमक आती है या खटमल आते हैं या कॉकरोचेज आते हैं, क्योंकि उस पर किसी का फोकस नहीं है। आप कितनी भी सर्विसेज करवा लें, ठीक है, जब तक वो रूट कॉज मौजूद है तब तक तो मसला हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को ये पता चला कि एक खातून इसके पीछे हैं, सो वो वाली बात आ गई कि बाय अ वुमेन फॉर ऑल द वुमेन। तो मैंने जब इस चीज़ को जूम आउट करके देखा तो पता चला कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, कराची में 70 to 80% ख़वातीन वो हैं जिनको ये मसले दरपेश हैं। प्लस किसी को घर पे बुलाना छोटे मोटे प्लम्बिंग के काम के लिए या रेनोवेशन के काम के लिए, तो मैंने जब लेबर क्लास की तरफ देखा तो वहाँ पे भी अंधेरा था। हमारा लेबर क्लास जो है वो भी बदकिस्मती से उतना अपलिफ्ट नहीं हुआ हुआ या कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। तो वही वाली बात थी कि 12 बजे के बाद आना, 4 बजे के बाद छुट्टी कर लेना, जुम्मे को लेबर मौजूद नहीं होती। तो पूरा हफ्ता व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, तो मेरी अम्मी को बहुत परेशानी होती थी छोटे मोटे कामों के लिए कि अभी प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए या कारपेंटर चाहिए। तो एक दिन संडे का हमें मिलता था कि वो काम करवाएं और संडे को या जुम्मे को लेबर गायब होती थी। सो मैंने जब शुरू किया फॉरी फिक्स तो मैंने ये माइंडसेट लोगों को चेंज करने का एक बेड़ा उठाया कि फ्यूमिगेशन इज़ अ क्विक फिक्स। बहुत ही आसानी से कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स के साथ ऑर्डरलेस फ्यूमिगेशन बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है। उसके साथ फिर जो मेरी पूरी टीम थी जिसमें कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह थे, उनको मैंने ट्रेन किया और मोर लाइक मैं बन गई थी एक सोशल क्रिएटिव एंटरप्राइज, जिसमें एक तरफ से डिमांड बहुत ज़्यादा थी ट्रस्टवर्दी लेबर की और स्किल्ड लेबर की, और सप्लाई बहुत कम थी। सो उस गैप को अल्लाह का शुक्र है अब तो माशाल्लाह 10 साल होने को है। माशाल्लाह, it's been 10 सेलिब्रेटिंग years. a decade now. Wow. तो जब मैंने शुरू किया था लिटरली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, तो मुझे लोगों ने कहा कि अब तुम करियर वाली नौकरी छोड़ के लोगों के कीड़े मारोगी, सही है। तो हर तरह की बातें, लोग क्या कहेंगे वाली जो बातें, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लोग बहुत कॉन्फिडेंस से मुझसे सर्विसेज हासिल करते हैं और बताते होंगे ये जो फॉरी फिक्स वाली समीना है ना, मेरी दोस्त है ना। बिल्कुल यही होता है। अच्छा समीना, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यकीनन आपका कुछ मार्केटिंग या बिज़नेस का बैकग्राउंड था। जब भी आपको एहसास हुआ कि मार्केट में इतना गैप है तो उसको कोई फिल नहीं करने वाला, तो मैं फिल करूं। दूसरा जो आपने कहा ना कि हमें एहसास होता है कि जब हम जाते हैं लेबर की तरफ तो वो भी ट्रेंड नहीं है, तो ये सोच और ये वाली सोच रखना कि रात को खटमल निकलते हैं तो दिन में फ्यूमिगेशन का क्या फ़ायदा, तो उससे मुझे दो बातें एक तो समझ आई। एक तो आपका यकीनन बिज़नेस और मार्केटिंग का बैकग्राउंड, और दूसरा क्रिएटिवली सोचना या एटलीस्ट सोचना उस तरफ। तो ये बताइए कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। अच्छा, टेलीकॉम सेक्टर में जो मेरी कस्टमर सर्विसेज पे ट्रेनिंग हुई थी, मैंने एक टेलीकॉम कंपनी के साथ कॉल सेंटर में जॉब शुरू की थी। और वहाँ पे वो जो एक कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट होता है, वो जो एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है, हर तरह की कॉल्स आती हैं, हर तरह के कस्टमर्स होते हैं। सो मेरा ख्याल से फॉरी फिक्स के लिए अल्लाह ताला ने मेरी ट्रेनिंग वहीं से शुरू कर। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि मैं इतनी मुश्किलात से गुजर क्यों रहा हूँ, मगर आपको बाद में एहसास होता है कि अल्लाह ताला किस काम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा था, है ना। तो वो जो कस्टमर सर्विसेज पे मेरी अपनी ट्रेनिंग्स हुई भी थी, मेरा पूरा करियर कस्टमर सर्विस पे बना। तो जब मैंने अपनी लेबर हायर करना शुरू की तो तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ अमूमन कस्टमर ओरिएंटेशन है ही नहीं, कस्टमर सर्विस है ही नहीं। टाइम की पाबंदी, ट्रस्ट वर्दी होना कि अब मैं अगर किसी के घर में, फॉर एग्जांपल मैं आपके घर में किसी बंदे को भेज रही हूँ, तो वो उतना उस लायक होना चाहिए कि मैं अपने घर में पहले उसको टेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर किसी और के घर भेजती हूँ। सो मेरा अपना घर जो है वो सोचेंगे एक लैब है, एंड स्पेशली उसमें लोग टेस्ट हो रहे हैं और लोग टेस्ट हो रहे हैं, कंट्रोल एजेंट्स टेस्ट, ऐसे ही है। सो मेरी जो मेजर मोटिवेशन थी वो मेरी खुद की वालदा थी, तो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने शुरू की थी। तो अब वो सारी कस्टमर्स जो इस वक्त मेरे क्लाइंट्स हैं, वो अपने वालिदैन के लिए जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के काम
आ रही हूँ। ज़बरदस्त। मुझे बताइए समीना कि जब आपने काम शुरू किया, और क्योंकि बड़ा अनोखा सा काम था और रन ऑफ द मिल काम नहीं है, और यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन विद लेबर और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। हम 6 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे फादर हम बेटियों को उस कॉन्फिडेंस से, उस ट्रस्ट से ना रेज़ करते तो शायद हम ना कर सकते ये सब कुछ। आप सोचें कि इंटीरियर सिंध में एक उस माहौल में रहना और वहाँ से निकलकर कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में उन तमाम मसाइल का, उन तमाम कंपटीशन का, उन तमाम चैलेंजेस का सामना करना, तो अब्बा से लेके अम्मा तक, बहनें, एंड देन फिर हस्बैंड ऑब्वियसली। और मैंने जब फॉरीफिक्स शुरू किया था तो मैंने इनसाइड द बॉक्स पहले देखा था, और जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद थे घर में, इन लॉज में भी और अपनी फैमिली में भी, उन सबको काम में लेकर आई थी और फिर ये स्टार्टअप किया था। सो जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे हमारी टीम में, वो सब या तो मेरे किसी कोई ना कोई रिलेशन में है, या फिर सालों से जो हमारे घर में काम कर रहे थे लेबर फोर्स, वही है। क्योंकि मैं जिन पे भरोसा करूँगी उन्हीं को ही मैं आपके घर भेज सकती हूँ। तो देखें, हम जो कहते हैं कि अक्सर औरतों में बहुत ज़्यादा मैं आ गया है, खुददारी कि भाई आई कैन डू एवरीथिंग, लेकिन मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि कोई भी शख्स कह रहे हैं ना मैं सेल्फ मेड हूँ, सेल्फ मेड कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रूटिंग फॉर यू, इनकरेजिंग यू, और घर वालों की सपोर्ट के बगैर आम तौर पे हम सेल्फ मेड भी नहीं हो पाते। नहीं हो सकते सेल्फ मेड। आप कैसे हो सकते हो? आप ऑब्वियसली मैं हूँ, अब मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एंड वी आर होम स्कूलिंग, ठीक है। अब अगर मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। बिल्कुल, ठीक है। सो इसी तरह हमने रोल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, हमने ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की हुई हैं। मेरी वालदा, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी जो नंदे हैं वो मेरे बहुत ख्याल रखती हैं। सो यू नो, तो बड़ी अनकंटेम्प्रेरी फैमिली है कि अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने शौहर की वजह से घर बैठ गई, सास की वजह से घर बैठ गई, तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी लकी। मेरी सास बहुत विजनरी है, मतलब उन्हें बहुत खुशी होती है कि मतलब यू नो घर की बच्चियाँ कुछ कर रही हैं, घर के बच्चे कुछ कर रहे हैं। सो जाहिर है जब आप किसी के विजन का हिस्सा बन जाते हैं ना, सो वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। वक्त की कमी की वजह से हम इसको रैप अप करेंगे। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है उन ख़वातीन से मिलके या उनके बारे में जान के जिन्होंने कुछ अनकंटेम्प्रेरी किया हो या आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बेकिंग, कुकिंग, लेकिन दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हम हल दे सकते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है, और अगर पहले आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो फिर फैमिली ऑटोमेटिकली आपका साथ देना शुरू करती है। बहुत कम केसेस में होता है कि नहीं देते। थैंक यू सो मच समीना हमारे प्रोग्राम में आने का और अपनी फॉरीफिक्स की स्टोरी शेयर करने का। आपके घर में अगर खटमलों का मसला है या आपके जो कॉकरोचेज उनसे आप निजात नहीं हासिल कर पा रहे, तो नाउ यू नो हु टू कॉन्टैक्ट। और उनके पास, समीना के पास जो है वो ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो कि आपको अनकम्फर्टेबल नहीं करेंगे। तो हम बल्कि फॉरीफिक्स का जो है आप हमें मैसेज करके उनकी डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं, बल्कि फ़ेसबुक पे भी आपको बहुत आसानी फॉरीफिक्स समीना आपको आराम से मिल जाएंगे, फॉरीफिक्स भी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे ये पेशावरी चपली कबाब कहाँ तक पहुँचा। आपने कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहिए सुबह 9 के साथ। मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब यहाँ पे बड़ी मज़ेदार खुशबुएँ उठ रही हैं और हमारे पेशावरी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। इस वक्त जो स्टूडियो में खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि सुबह सुबह का वक्त और मुझे वैसे ही भूख लग रही थी, और यहाँ पे पेशावरी चपली कबाब का अरोमा कहाँ तक पहुँचे। ये हमारे चपली कबाब, हमारे नहीं, कीमे के चपली कबाब। हाँ, बस माविश आप देख सकती हैं कि फ्राइंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ मैंने फ्राई करके यहाँ पे रख लिए हैं और आप इसका लुक भी देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में आप टेस्ट भी करेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं। अरे वाह, ये आपने टमाटर डाल के उल्टा टमाटर, जी, टमाटो में चाहे आप पहले टमाटो की साइड पिक कर लें, क्योंकि अक्सर टमाटर डाल के थोड़ा सा ये टूट जाते हैं। जी जी, तो कोशिश करें कि टमाटो वाली साइड आप पहले कुक कर लें ताकि वो ज़रा सा अच्छे से फिक्स हो जाए। टमाटर पानी छोड़ता है ना, अक्सर ब्रेक भी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ब्रेक बड़ी अच्छी आपने टिप दी कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है जब आप अपनी। अब जैसे ये जो अंदर एक जूस निकल रहा है और ये टूट रहा है, ये हम अच्छा माविश, अगर कुछ ऐसा हो जाए ड्यूरिंग
तोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, जुड़ेगा तो नहीं, मैंने कहा इसको बचाएं कैसे? नहीं, बस अभी आप इसको रहने दें मावी। देखें होता ये है अक्सर हमारे यहाँ जो ख़वातीन है ना, वो चीज़ें डाल के साथ ही ना मतलब कबाब वगैरह फ़ौरन ही पलटने की करने शुरू कर देती हैं। वो नहीं करना है, ठीक है। आपने एक चीज़ को एक सर्टेन टेम्परेचर पे पकने देना सही है। ठीक है, ताकि वो अपना शेप होल्ड कर ले। सही। अब ये एक दो कबाब ऐसे थे जिनको मुझे ऑयल का टेम्परेचर चेक करना था, जिसकी वजह से इनको मैंने जल्दी से पलट लिया, उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ठीक है। यानी कि एक तरफ से अगर हम इसको पकाते रहेंगे इसका प्रॉपर क्रस्ट बन जाएगा, प्रॉपर तो फिर क्रस्ट वो बन गया, जुड़ कलर आ जाएगा। गया। अच्छा, इतना थोड़ा सा आप अंदाज़ा कर लें, जब आप इनको मीडियम हीट पे डालें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये उसी वक्त अपना कलर देना शुरू कर देंगे। इनके जूसेस अंदर इंटैक्ट रहेंगे, वो बाहर नहीं आएगा कबाब के, बिकॉज ऑफ हीट की एक सर्टेन हीट पे। समझ आ रही है आपको? ना बहुत तेज़ होनी चाहिए नहीं, वरना और चिपक लो पे नहीं जाएगा। पकाना है इसको, और लो पे नहीं पकाना है, क्योंकि लो पे अगर आपने पकाया तो ये जो है अपने सारे जूसेस रिलीज़ कर लेगा और आपके फ्राइंग पैन में एक मैस बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कच्चा कीमा है तो हल्की आंच पे बहुत देर तक पकता रहे, ऐसा कोई गेम नहीं है। नहीं, कबाब जो हैं वो मीडियम से हाई हीट पे पकाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर फ्रोज़न कबाब है, ठीक है, तो आपने उसमें तेल और गर्म रखना है, क्योंकि जब वो फ्रीज़ हुई हुई चीज़ जाती है ऑयल में, तो ऑयल का टेम्परेचर ऑलरेडी लो हो जाता है। सही ना? अब आपने उसको मज़ीद लो कर दिया तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो हलवा और जाएगा। वो जी और ये बिखर जाएगा, कीमा बन जाएगा, बिखर कबाब जाएगा, नहीं क्योंकि रहेगा। बर्फ़ होती है उसमें, वो फिर पिघलना शुरू हो जाता है, तो हमने वो नहीं करना है। और सही है। देखिए, मैंने एक बार भी आपके सामने इसको पलटा नहीं है, बस अब मेरी वो साइड मुझे अंदाज़ा था डन हो गई है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, 3 मिनट्स ईच साइड आप कुक करें बग़ैर हिलाए जुलाए, और चम्मच ना लगाएं उतनी अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा चम्मच लगाएंगे तो ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा इसको स्लो कर लें आँच को। कम हाँ कर जी, बिल्कुल हल्का कर लें अभी। बंद कर देते हैं मसाला, निकाल दीजिए। यार इस वक्त काफ़ी गर्म हो गया ना तेल। ऑयल भी गर्म हो गया और इस पर क्रिस्पीनेस भी वैसी आ गई है। अच्छा, जितना पकता है तो वो एक क्रिस्प उसका जी आता है ना, बिल्कुल, बड़ा। ये देखें सब पे क्रिस्पीनेस आई हुई है, इस पे भी क्रिस्पीनेस आई हुई है। बस थोड़ा सा और इनको खुशबू भी हैंडलिंग बड़ी में मज़ेदार है। जी, अगर आपका कीमा अच्छा नहीं होगा, आपका नहीं मेरा कीमा नहीं उसका, हाँ हमें समझ गई। तो बिल्कुल ये समझ अच्छे मतलब ये प्रॉब्लम करेंगे आपको उस वक्त। अगर हम ये ना रखें तो हाँ, अगर हम नहीं रखते इसको, हम इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। इसको एक और रख लीजिए बस। ये प्लच मैं हटा रही हूँ यहाँ से। एक मिनट मैं भी इसको यही रहने दें। ठीक है, इसको आप उस तरफ रख सकती हैं। ये बताइए साइमा कि ये हम फ्रीज़र में बना के उसी तरह बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं जैसे शामी कबाब करता है? अच्छा, बिल्कुल आप इसको कर सकती हैं, मगर जब आप इसको फ्राइंग करेंगी फ्राई के वक्त, तो ये आपको वो रिज़ल्ट नहीं देंगे जो इस वक्त नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अच्छा। बिकॉज ऑफ अनियन चॉप्ड, टमेटोज़ चॉप्ड। हाँ, आप ये कर सकती हैं, ये भी मैं एक टिप देती चलूँ कि जैसे आपके यहाँ नेक्स्ट डे दावत है, सही है, तो आपने फ्रेश कीमा जब लाना है, फ्रेश कीमे से पानी निकाल कर सारे ड्राई स्पाइसेस आपने इसमें मिक्स करके रख देने हैं ओवरनाइट। ठीक है, लेकिन आपने चॉप्ड अनियन, धनिया, टमेटोज़ ये नहीं डालना है। कोई भी सब्ज़ी वाला जो भी है, ग्रीन चिलीज़ हैं, वो भी आपने नहीं ऐड करने हैं, वो आप अलग मसाला बना के रख लें। ठीक है, अंडा भी नहीं आपने शामिल करना है, बिकॉज़ ये सब चीज़ें मिलकर पानी छोड़ देंगी। नेक्स्ट डे आप बोलेंगे ये क्या हो गया, तो ये तो साइमा ने बताया ही नहीं था। हाँ, बेहतर है कि एक आध दिन तक तो चलें आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन नहीं देखें, नहीं आप अगर फ्रिज में बना के रख लें कीमा आपने ले लिया, ठीक है, उसमें आपने तमाम मसाले डाल दिए, मकई का आटा मत ऐड कीजिएगा उस वक्त भी, सही है, और इसके अलावा आपने अंडा, मकई का आटा और प्याज, ताकि पानी ना छोड़े। जी, वो सारी चीज़ें आपने नेक्स्ट डे के लिए रखनी। अब जिस वक्त आपने पकाना शुरू करना है, तब आपने सारी चीज़ें मिक्स की अच्छे से और कबाब बना के फ्राई। ठीक है, मैं समझ गई। यानी कि अगर आपके घर में दावत है तो आप कीमे के अंदर आधा सामान डाल के उसको रखें, बाद में प्याज
मकई का आटा और जिस अंडा वक्त आपने अगले तैयारी दिन के- करनी है ना, ठीक है। तो आपने उस वक्त जितनी देर में आप हीट करेंगी अपने ऑयल को, उतनी देर में ये सब चीज़ें अगर आपने चॉप करके रख ली हैं तो ये बहुत हैंडी हो जाता है। सब कुछ आपने डाला, मिक्स किया और कबाब बनाए ज़बरदस्त, साथ ही। लेकिन ज़बरदस्त। फ्रीज़ करने के बाद एक तो फ्रीज़ में ये टमेटोज़ नहीं डालिएगा, ये वाले। नहीं, यहाँ तक मुझे समझ आ गया कि सब्जियों का इस्तेमाल जो है फ्रोज़न उसमें ना जी, करें। और ना करें। और फ्रोज़न अगर आपने निकाल भी लिए हैं ना इसको, तो माविश फिर आप रेडी रहें कि ये टूटेंगे, तो मतलब टूट तो कर अगर ही फ्रीज कर इस्तेमाल लिया है तो होंगे। फिर अगले दिन आप सबको बोलेंगे कि मैं बड़ा डिफरेंट किस्म का कीमा बना रही हूँ मैं फ्राइंग पैन पे कीमा बना रही हूँ। बिल्कुल, ये हमारे रेडी हो गए हैं। इसके साथ हम अपना रायता सर्व करते हैं ऐसे, और ये कैमरे में आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने मिंट का रायता बना लिया था सिंपल। इसकी भी मैं रेसिपी दे देती हूँ। मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया था। अच्छा, मुझे रायते में पुदीना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका बड़ा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा हाँ जी। फ्लेवर होता है। और 3 लहसुन के जव्वे लेके उसके साथ 2 ग्रीन चिलीज़, इनको मैंने थोड़ा सा चटनी जीरा सा अगर बना डाल लिया। दें तो? ज़ीरा भी डाल सकती हैं ठीक आप, है। सबके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप ज़ीरा ऐड कर लीजिए। मैं बिल्कुल जो क्विक और आसान रायता बनाती हूँ अक्सर वो यही वाला है। और इसकी मैंने थोड़ी सी चटनी बना के हैंड ब्लेंडर में ही उसमें दही ऐड कर ली, नमक ऐड कर लिया, चाट मसाला चाहें तो आप वो डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं होगी। ये परफेक्ट रायता है इसके साथ सर्व करने के। और एक अक्सर ख़वातीन गलतियाँ करती हैं कि वो एक गलती करती हैं कि वो रायते में थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हैं जिससे वो रायता बहुत पतला हो जाता है। खुदारा ऐसा ना करें प्लीज़। दही को जब आप फेंटते हैं और वो गाढ़ा होता है तो वो मुझसे भी ज़्यादा कभी हो जाता है जी। कभी गलती से पानी ऐड हो जाता है, नहीं, पानी नहीं मैं ऐड करती, लेकिन वो कभी चटनी भी। की वजह से चटनी की गीला है ना। अगर चटनी में ज़्यादा पानी हो ना तो फिर उसकी वजह से वो कभी स्ट्रॉ वाला पीने वाला रायता बन जाता है। तो जितना थिक दही का रायता होता है उतना मज़ेदार लगता है। हाँ, मुझे तो क्रीमीनेस दही की पसंद है रायते में, ताकि आप जब उसको करके लें, निकालें exactly, तो वो उसके साथ अच्छी सी लगा सॉस हुआ है। वाला हाँ, effect बिल्कुल आए। जी। चलिए, थैंक यू सो मच साइमा। Thank you, माविश। हमेशा की तरह एक और लजीज रेसिपी के आप लिए। ट्राई नहीं करेंगी ये अभी? गर्म हो रहा है और मैं ट्राई बिल्कुल करूँगी, बल्कि मैं इसको खाऊंगी मगर अभी नहीं। अभी हम इस प्रोग्राम को सबको पहले अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और फिर आराम से, क्योंकि जो खुशबू आ रही है और जो महक है वो बड़ा इर्रेसिस्टिबल है, वो कह रही है कि मुझे खाओ। इंशाल्लाह नाजरीन, आप लोग भी इसको घर पे ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक देना ना भूलें। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट हो वो हमें ईमेल, इंस्टाग्राम, जो भी हमारा अकाउंट है वो आपके आगे आ जाएगा स्क्रीन पर। उस पर हमें रिक्वेस्ट बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको वो भी सिखाएंगे। और आप बताएंगे आप क्या सीखना चाह रहे हैं। यहाँ किचन में पकेगा और मुझे फ्री में खाने को मिलेगा। सोचिए, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त और सभी नाजरीन से इजाज़त। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इतनी तेज़ी से वक्त गुजर जाता है क्योंकि हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग मेहमान होते हैं और इतनी मज़ेदार बातें होती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। आपने अपना और अपने तमाम घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये डूम स्क्रॉलिंग की आदत छोड़ देनी है। फ़ोन उठा के बार बार बुरी खबरें देखने से परहेज़ कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।